युद्ध को लेकर एक प्रचलित कहावत है। कहते हैं कि हर युद्ध एक नए युद्ध की संभावना पर समाप्त होता है। उदाहरण के तौर पर वर्ल्ड वॉर 1 का खत्म होना और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का साइन होना वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत का कारण बना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने इतिहास से सीख नहीं लेते और वही मिस्टेक्स बार बार करते हैं जिनके चलते युद्ध का जन्म हुआ था। खैर, यूक्रेन युद्ध भी हमें बहुत कुछ सिखा रहा है जिनसे हमें सीख लेना चाहिए ताकि हम अपने देश के लिए एक बेटर फ्यूचर प्लान कर सकें। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध से मिले लेसन्स इंडिया के लिए भी रेलेवेंट हैं और आज के वीडियो में हम यूक्रेन युद्ध से मिल रहे इन्हीं लेसन्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में आज रशिया और यूक्रेन के अलावा कई इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स भी हैं। इस युद्ध में अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ कई बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज भी किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व हैं। अमेरिका की कई बिग टेक कंपनीज ने रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए रशिया के खिलाफ एक अलग मोर्चा शुरू किया है और उनकी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के डोमेन में वो अपने डोमिनेंस को वेपनाइज कर रशिया पर प्रेशर क्रिएट करें। अभी किस हद तक सही है या गलत है, ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन हाँ, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसे एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि इन कंपनीज का ग्लोबल डोमिनेंस और इंडियन इकोनॉमी पर उसका दबदबा रेड फ्लैग्स रेज करते हैं। रेड फ्लैग इसलिए क्योंकि कुछ फॉरेन कंपनीज का इंडिया में डोमिनेंस इंडिया को बिना किसी दबाव के अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने से रोक सकता है। रेड फ्लैग का कारण ये भी है कि अगर कभी इंडिया ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुआ जो अमेरिकन अलाइज को पसंद नहीं आता, तो क्या ये कंपनीज इंडिया के खिलाफ भी वही करेंगी जो वो रशिया के खिलाफ कर रही हैं? क्या ये कंपनीज अपने डोमिनेंस को वेपनाइज कर उसका इस्तेमाल इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर सकती हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये इंडियन सोवरेनिटी पर अटैक नहीं होगा? इसका जवाब है होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सोवरेनिटी का सीधा मतलब है कि हर देश अपने डिसीजंस को बिना किसी दबाव के फॉर्मुलेट कर सके। आज की वीडियो में हम इन बातों पर डिस्कशन करते हुए पहले ये देखेंगे कि वो कौन सी अमेरिकन टेक जायंट्स हैं जिनका डोमिनेंस इंडिया के लिए डेंजरस हो सकता है और कैसे। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि आखिर कैसे इंडिया के लिए आत्मनिर्भर बनना आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं बिग टेक के वेपनाइजेशन टेक्निक से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया की 5 लीडिंग टेक कंपनीज यानी गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ने रशिया के खिलाफ कई सैंक्शंस लगाए हैं और ये सैंक्शंस इन कंपनीज ने वॉलंटरीली लगाए हैं बिना किसी ऑफिशियल स्टेट प्रेशर के। ये खतरनाक है क्योंकि ये दिखाता है कि जो कंपनीज प्योरली इकोनॉमिक इंटेंशन के साथ मार्केट में आई थीं, अब वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर भी इंजॉय करती हैं। ये उदाहरण प्रूव करता है कि पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। खैर, गूगल ने 2 तरह के सैंक्शंस रशिया पर लगाए हैं। पहला है फाइनेंस रिलेटेड, जहां गूगल पे का इस्तेमाल वो रशियन मर्चेंट्स और कस्टमर्स नहीं कर सकते जो सैंक्शन बैंक से जुड़े हुए हैं। गूगल ने रशिया में ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स को भी रोक दिया है। साथ में रशियन स्टेट मीडिया आउटलेट्स जैसे रशिया टुडे या RT और स्पुटनिक गूगल ओन्ड यूट्यूब में अपना कंटेंट को मोनेटाइज नहीं कर सकते। आपको बता दें कि RT और स्पुटनिक को यूरोप में बैन कर दिया गया है। एप्पल ने तो गूगल से भी एक कदम आगे जाकर रशिया में अपने सारे प्रोडक्ट्स के स्केल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एप्पल पे की सर्विसेज लिमिट हो गई हैं और साथ में रशिया के बाहर सभी देशों में RT और स्पुटनिक न्यूज़ पर एप्पल ऐप स्टोर्स पर बैन लग गए हैं। फेसबुक या फिर मेटा ने भी RT और स्पुटनिक का एक्सेस फेसबुक और इंस्टाग्राम से रिमूव कर दिया है और रशियन स्टेट मीडिया को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट मोनेटाइज करने की इजाज़त नहीं दी है। मेटा एक्टिवली ट्राई कर रहा है कि रशियन स्टेट कंट्रोल मीडिया वेबसाइट्स के कंटेंट और पोस्ट को वो अपने एल्गोरिदम से डिमोट करे ताकि वो मासेस तक ना पहुंच सके, यानी कि रशिया का वर्जन ऑफ वॉर दुनिया में ना फैल सके। इसकी पूरी कोशिश मेटा कर रही है। ये सब उसी अमेरिका में हो रहा है जो खुद को फ्रीडम ऑफ स्पीच का ठेकेदार बताता है। अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ने यूक्रेन में साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स लिए हैं टू हेल्प यूक्रेन। उदाहरण के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ने Feb 24 को एक पोटेंशियल साइबर अटैक को आइडेंटिफाई और काउंटर किया था
इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने आरटी और स्पुतनिक के एड्स को बैन करने के अलावा यूरोपियन यूनियन में इन दोनों चैनल्स का एक्सेस भी ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स के डोमेन में भी यही हो रहा है। यूएस के दो लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनीज यानी इंटेल और एएमडी ने रशिया में अपनी सप्लाईज बंद कर दिए हैं। मेजर ताइवानी सप्लायर टीएसएमसी ने भी अपने सप्लाईज रोके हैं और ताइवान को अमेरिकन सपोर्ट है, ये हम सब जानते हैं। रशिया के पास फिलहाल के लिए खुद का कोई ऑल्टरनेटिव सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है और वो चिप्स के लिए टीएसएमसी और बाकी कंपनीज पर डिपेंडेंट है। साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी अनाउंस किया है कि वो रशिया में भेजे जा रहे शिपमेंट्स को सस्पेंड करेगा और साउथ कोरिया भी एक अमेरिकन एलाई है। ऐसे डायरेक्ट बैन्स के अलावा इन कंपनीज ने कई इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किए हैं जिनकी लिस्ट लंबी है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे ये बिग टेक जायंट्स इंडियन मार्केट को डोमिनेट करती हैं। दोस्तों, बिग टेक कंपनीज के इंडिया में डोमिनेंस के कई पहलू हैं, जिनमें से कुछ की बातें हम इस सेगमेंट में करेंगे। सबसे पहला है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, जिनका इस्तेमाल यूजर्स और बड़ी कंपनीज अपना डेटा स्टोर करने से लेकर ऐप डेवलपमेंट तक करती हैं। इंडिया में आज इस मार्केट को कैप्चर करने को लेकर Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS और माइक्रोसॉफ्ट की वेब सर्विसेज Azure के बीच कंपटीशन है। इसके अलावा गूगल भी इस लड़ाई में शामिल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी कंपनीज अमेरिकन हैं। ग्लोबल लेवल पर बात करें तो AWS इस मार्केट का 31% शेयर कंट्रोल करता है, वहीं Azure के पास 22% शेयर है और गूगल के पास 8%। ये तीनों कंपनीज आज इंडिया के लगभग $8 बिलियन के इस मार्केट के लिए फाइट कर रहे हैं और तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। AWS के साथ कैचअप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कई डील साइन की हैं, जिनमें रिलायंस जियो और फ्लिपकार्ट के साथ साइन डील शामिल हैं। वहीं AWS ने ऐसी ही एक डील भारतीय एयरटेल के साथ की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में ये कंपनीज ही इंडियन मार्केट को डोमिनेट करेंगी और बाकी कोई कंपनीज इनके आसपास भी नहीं है। अगला सेगमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट का। मोबाइल सेगमेंट में बात करें तो गूगल ओन्ड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आज इंडिया में 95% मार्केट शेयर एंजॉय करता है। मोबाइल सिस्टम्स में गूगल का डोमिनेंस इस डेटा से काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। डेस्कटॉप बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्केट शेयर की बात करें तो उसमें भी अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट डोमिनेंट प्लेयर है, जो इंडिया के 85% मार्केट को डोमिनेट करती है विद इट्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स नाम का फ्री एंड ओपन प्लेटफॉर्म केवल 4% मार्केट शेयर एंजॉय करता है। अगला सेगमेंट है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का, जिसमें एक बार फिर से दो अमेरिकन कंपनीज गूगल और मेटा या कहें फेसबुक का डोमिनेंस है। गूगल और फेसबुक ने कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में डुओपोली स्टैब्लिश की है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इन दोनों कंपनीज ने 2021 में अपने ग्रॉस एड रेवेन्यू में लगभग 29% की ग्रोथ देखी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों कंपनीज का कंबाइंड ग्रॉस एड रेवेन्यू बाकी के टॉप 9 कंपनीज के कंबाइंड रेवेन्यू से भी ज़्यादा है। जहां एक तरफ गूगल और फेसबुक का कंबाइंड ग्रॉस एड रेवेन्यू 2021 में लगभग 23,000 करोड़ रुपीस था, वहीं बाकी की टॉप 9 कंपनीज का कंबाइंड रेवेन्यू केवल 21,000 करोड़ रुपीस रहा। सोशल मीडिया लैंडस्केप की बात करें तो यहाँ क्लियर कट फेसबुक या मेटा का डोमिनेंस है। जब हम फेसबुक की बात करते हैं तो हमें केवल फेसबुक नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म याद आता है, लेकिन सच ये है कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी यानी मेटा दुनिया के 4 सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओन करती है। इनमें फेसबुक खुद है और उसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर शामिल है। वर्ल्ड वाइड फेसबुक लगभग 250 करोड़ लोगों द्वारा मंथली यूज़ किया जाता है। व्हाट्सएप को लगभग 200 करोड़ लोग और मैसेंजर को लगभग 100 करोड़ लोग मंथली यूज़ करते हैं। इनमें से लगभग 40 करोड़ लोग अकेले इंडिया से फेसबुक को यूज़ करते हैं और 53 करोड़ लोग व्हाट्सएप को। सोशल मीडिया लैंडस्केप में अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब के साथ गूगल भी इस रेस में काफ़ी आगे है, जिसके दुनिया भर में लगभग 200 करोड़ यूज़र्स हैं। इंडिया में इसके लगभग 45 करोड़ यूज़र्स हैं। दोस्तों, ओवरऑल कंपनी में इन कंपनीज का दबदबा तो है ही, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव से देखें तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज अब इंडियन गवर्नमेंट के अंदर भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के प्रयास में है। आप जानते हैं कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस इन्फोसिस और TCS जैसी इंडियन कंपनीज की सर्विसेज या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे विदेशी कंपनीज भी इस डोमेन में एंटर कर रही हैं। 2018 में माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अप्रूवल मिला था, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को ये अपॉर्चुनिटी दी
ताकि वो अब इंडियन गवर्नमेंट में अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकता है। बिग टेक जायंट्स के सामने इस सेक्टर में जो दबदबा फिलहाल इंडियन कंपनीज का है वो कब खत्म हो जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बिग टेक कंपनीज अपने अवेलेबल कैपिटल के चलते चीपर प्राइसेस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। खैर, ये तो था एक ब्रीफ डिस्कशन जहां हमने देखा कि कैसे कुछ चंद अमेरिकन टेक कंपनीज इंडियन मार्केट को डोमिनेट करती हैं और कैसे वो धीरे धीरे गवर्नमेंट को भी अपने डोमेन में लाने का प्रयास में है। अब देखते हैं कि ये इंडिया की सोवर्निटी और सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज कैसे बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में हमने इतिहास की बात की थी। इंडिया का कॉलोनियल एक्सपीरियंस शायद इंडिया के इतिहास का वो पहलू है जिसके बिना हमारा इतिहास अधूरा है। कॉलोनियलिज्म वो दौर था जब एक ब्रिटिश कंपनी ने ट्रेड के नाम पर इंडिया में एंट्री ली और फिर धीरे धीरे उसने अपना डोमिनेंस पूरे सब कॉन्टिनेंट में बढ़ाते हुए पॉलिटिकल पावर्स भी गेन किए। और ये पूरा प्रोसेस एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि कुछ 350 सालों के टाइम स्पैन में धीरे धीरे हुआ। कॉलोनियलिज्म के एक्सपीरियंस और यूक्रेन में चल रहे वॉर्स और रशिया पर लगाए जा रहे कंपनीज के सैंक्शंस को अगर हम रिलेट करें तो हम पाते हैं कि अगर इंडिया फ्यूचर में कभी भी ऐसे डिसीजंस लेता है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट के पक्ष में हो लेकिन अमेरिका के नहीं, तो उस केस में ये अमेरिकन कंपनीज शायद वही करेंगी जो वो आज रशिया के साथ कर रही हैं। आज हम एक डोमेस्टिक देश हैं जिसका फंडामेंटल आइडिया यही है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रीली वो डिसीजंस ले सके जो उसके वोटर्स यानी देश की जनता के इंटरेस्ट में हो, ना कि किसी दूसरे देश में बैठे कॉरपोरेट्स या उनके राजनीतिक बॉसेस के इंटरेस्ट में। अगर इन कंपनीज का दबदबा इंडियन इकोनॉमी में इसी रफ्तार से बढ़ता रहा और अगर ये कंपनीज मोनोपोलीज और ओलिगोपोलीज बनाने में कामयाब हो गई तो ये हमारे देश के लिए बेहद डेंजरस हो सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक बेहद ही फ्रेजाइल इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है जहां एलिगेंसेस और अलायंसेस कब और किस तरह से बदल जाएंगे इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जरा सोचिए कि आज से लगभग 50 साल पहले जब इंडिया बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था तब अमेरिका किसके साइड में खड़ा था। पाकिस्तान तब अमेरिका का बड़ा एलाई था और यूएस इंडिया को शक की नज़र से देखता था। एक दौर था जब जापान यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन आज वो अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है। एक दौर था जब यूएस चाइना को अपने बनाए हुए इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में लेकर आया था, जिसने चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बनाया। लेकिन आज यूएस और चाइना आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। आज भले ही यूएस और इंडिया के रिश्ते बेहतर हो रहे हों, लेकिन जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि ये दोनों देश आज भी कई मुद्दों को लेकर एक साथ खड़े नहीं हो पाते। यूक्रेन वॉर को लेकर इंडिया की पोजीशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जहां वो यूएस के प्रेशर में अपने नेशनल इंटरेस्ट को गिव अप नहीं करना चाहता। इसलिए जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझते हुए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में दूरदृष्टि बनाकर वर्स्ट केसेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहां कुछ चंद कंपनीज इंडिया को प्रेशराइज कर अपनी गवर्नमेंट्स के उन मोटिव्स को पूरा करने में सफल हो जाएं जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है ही नहीं। और इसीलिए यह आवश्यक है कि इंडियन गवर्नमेंट इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कुछ ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस और मेथड्स डिस्कवर करे जिससे इन कंपनीज की मोनोपोलीज को कंट्रोल में रखा जाए। साथ में इंडियन गवर्नमेंट को ये भी कोशिश करनी होगी कि वो एक्टिवली इंडियन कंपनीज को इंसेंटिवाइज कर उन्हें ग्रो करने में मदद करे, ताकि वो इन बिग टेक जायंट्स के सामने इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स बनाकर उभरें। ऐसा नहीं है कि हमने ये नहीं किया है। आज हम कई सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। उदाहरण के तौर में आज इंडिया का आईटी सेक्टर काफ़ी रोबस्ट है और इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। कई अमेरिकन कंपनीज आज अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स कर रही हैं और इसमें इंडियन प्रोफेशनल्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा एनपीसीआई द्वारा क्रिएटेड यूपीआई एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिसने डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में क्रांति लाई है और पूरी दुनिया यूपीआई की मेथोडोलॉजी की कायल है। कई स्टार्टअप्स ने भी इंडिया में पिछले एक दशक में खुद को यूनिकॉर्न यानी बिलियन डॉलर कंपनीज की तरह खड़ा किया है। इन स्टार्टअप्स की कहानियां हमें ये बताती हैं कि हम बिग टेक जायंट्स को चैलेंज करने के लिए कैपेबल हैं। ज़रूरत है तो बस एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और सपोर्ट की, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करने की ताकत अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो वो है इंडियन गवर्नमेंट। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस कि कैसे ये बिग टेक जायंट्स मिलके किसी पूरे एक देश की जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और इंडिया के लिए इससे बचना क्यों ज़रूरी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और इमीडिएट इफेक्ट में वो कौन से स्टेप्स हैं जो इंडिया ले सकता है
इन बिग टेक जॉइंट कंपनीज को काउंटर करने के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।